खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा झटका। लीगी बागियों का नई पार्टी अवाम पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने का फैसला सामने आ चुका है। तो मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा झटका लग चुका है। लीगी बागियों का नई पार्टी अवाम पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने का फैसला भी सामने आ गया। ऐलान 6 जुलाई को इस्लामाबाद में किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि उनकी नवाज शरीफ से कोई नाराज़गी नहीं, शहबाज शरीफ से इख्तलाफात भी नहीं, नवाज शरीफ से ज़ाती नहीं, सियासी नज़रियाती नाराज़गी है। मरियम नवाज से भी कोई नाराज़गी नहीं, वो मेरी बहन है। सिंध में नवाज लीग को छोड़ने वाले या किसी नाराज़ से हमारा कोई राब्ता नहीं है। आपको बताएं कि ये फैसला सामने आ चुका है। नई पार्टी का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। ऐलान 6 जुलाई को इस्लामाबाद में किया जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज को ये बड़ा झटका है। लीगी बागियों का नई पाकिस्तान पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने का फैसला भी सामने आ चुका। ये ऐलान 6 जुलाई को इस्लामाबाद में किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि उनकी नवाज शरीफ से कोई नाराज़गी नहीं, शहबाज शरीफ से इख्तलाफात भी नहीं, नवाज शरीफ से ज़ाती नहीं, सियासी नज़रियाती नाराज़गी है। मरियम नवाज से भी कोई नाराज़गी नहीं, वो मेरी बहन है। सिंध में नवाज लीग को छोड़ने वाले या किसी नाराज़ से हमारा कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं। इस्लामाबाद में शाही खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव 2 कमेटी का इजलास होगा। 6 जुलाई के बाद पार्टी सरगर्मियाँ भी शुरू करेंगे। 1 साल तक पार्टी के लिए काम किया है, मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ से नाराज़गी नहीं है और ना ही शहबाज शरीफ से है। इस सवाल से मज़ीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से, जो इस वक्त मिफ्ता इस्माइल के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, मुल्क में जब कोई नई चीज़ आती है, नया मामला आता है, नया फैसला होता है तो कई सवाल भी उठते हैं, कई जो राय अमा बनती है। इस वक्त पाकिस्तान में एक नई पार्टी का क़याम अमल में आया, जो है अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के कई ऐसे रहनुमा हैं जो इस पार्टी का हिस्सा हैं, जो पार्टी बनाने वाले हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। उनके साथ उनकी टीम भी है, जिसमें साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान हैं। मुफ्ता साहब, आप अपनी पार्टी तो बना ली, मुस्लिम लीग नूर से अलग भी हो गए, अब अगला जो आपका शेड्यूल होगा पार्टी का वो क्या होगा? देखिए, अभी तो 6 जुलाई को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो हमारी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके कन्वीनर हैं, अभी वो पार्टी का लॉन्च करेंगे हम सबके साथ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान के साथ। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे गिलगित से लेके कराची तक, हर जगह पे 6-8 महीने साल का ये सफ़र है कम से कम, कि जिसमें पार्टी को डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, यूनियन काउंसिल लेकर हम जाके उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और वो ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला एक पार्टी का शेप आएगा। मुफ्ता साहब, आम तौर पे राय अमा ये बन चुकी है या तासुर दिया जा रहा है कि आप जब पार्टी से किनारा कश हुए थे, आप और अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उस वक्त अब भी कहा जा रहा है कि इनकी जो है मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इस राय अमा जो है या ख्याल जो है, इसको आप किस तरह समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें आधी बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, आधी बात गलत है। मियां शहबाज साहब शरीफ से भी कोई बुरे ताल्लुकात नहीं है, वो उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे भाई हैं दोनों। शाहिद भाई की तो उनसे 35-40 साल की रफ़ाकत है, मुझे भी 15 साल इनके साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ है, तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम किसी नाराज़गी के तहत अलग नहीं हुए, हमारा सिर्फ रास्ता, सियासी रास्ता या सियासी सोच अलग है। तो क्या मरियम नवाज से आप नाराज़ हो गए? नहीं, किसी से नाराज़ नहीं, मरियम मेरी बहन है, मतलब नाराज़गी की बात नहीं होती हमारी। देखें, मैं ये लिखता रहा और मैं ये कहता रहा कि पार्टी जो है उसकी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, और ये मेरा हक़ है ये कहने का कि पार्टी की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। जब मैंने भी कुछ पॉलिसीज़ की तो मुझ पर भी तनकीद हुई है। इसी तरह शाहिद भाई का भी ये ख्याल था कि पार्टी की जो सियासी पॉलिसीज़ हैं वो ठीक नहीं हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि पार्टी की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, तो फिर ये तो अपने आप से भी बेईमानी है ना कि उसी पार्टी में रहें जहाँ पे आप बड़ी मेजर पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो फिर हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। क्या नवाज शरीफ अगर आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, कोई सालसी किरदार अदा करने के लिए कोई शख्स सामने आता है, तो क्या आप वापसी जाएंगे? सालसी की कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई नाराज़गी नहीं है। मियाँ साहब हमारे बड़े हैं, अगर मियाँ साहब कोई इनसे नाराज़गी नहीं है। हमारे सिर्फ सियासी राहें जुदा हैं, अदरवाइज़ तो बड़े अच्छे आदमी हैं। और हम तो हमेशा से कहते हैं कि बड़े वज़ेदार, बड़े ख़ानदानी, बड़े अच्छे आदमी हैं, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है। आपको कोई इशारा मिला है या कोई गाइडलाइन है, क्या है?
بس آپ کا اشارے کا انتظار ہے, آپ اشارہ دے دیں. دیکھیں ہمارا اشارہ عوام سے ہوگا, ابھی تو ہم عوام کے سامنے جائیں گے. ہمیں کسی نے کوئی اشارہ نہیں دیا, اور 2 سال سے زیادہ مجھے ہو گئے ہیں پارٹی کو چھوڑے ہوئے. ہم جو دیگر پارٹیوں کا آپ نے نام لیا, ان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے کچھ 2 مہینے پہلے, کچھ 1 مہینے پہلے ہوئی تھی. ہم نے الیکشن سے پہلے نہیں بنائی, کیونکہ ہمیں پتہ تھی کہ ہمیں وقت چاہیے, ہمیں پارٹی کو آرگنائز کرنے کا وقت چاہیے. ہمیں کہیں سے اوپر سے کوئی نہ مدد کر رہا ہے, نہ ہم نے مدد مانگی ہے. اب آپ سے کون رابطے میں, چودھری نثار علی خان ہو یا زبیر عمر ہو, اور کئی لوگ شامل ناراض ہیں مسلم لیگ نون سے, ان کا کوئی رابطہ آپ سے ہے؟ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہماری صرف 2 ریکوائرمنٹس ہیں کہ ماضی داغدار نہ ہو, اور خود انسان جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہو, اس کو حکمرانی سمجھ آتی ہے, اور ان کی سوچ ہم سے سوچ سے کہیں نہ کہیں الائنڈ ہو. تو اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے. ہمارے رابطے, ہم سیاسی لوگ ہیں, دیکھیں ہمارے رابطے سارے سیاستدانوں سے ہوتے ہیں. مختار صاحب, سندھ کی سیاست کی بات کی جائے تو سندھ میں بڑا سیاسی اسپیس ہے, کیونکہ ایک پارٹی بڑی پیپلز پارٹی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں. مسلم لیگ نون کا کوئی یہاں پر توجہ نہیں ہے, دھیان نہیں ہے. باقی جو جی ڈی ہے وہ ایک الائنس کی شکل ہے. کیا آپ سندھ کے اندر جو سردار ہیں, پیر ہیں, وڈیرے ہیں, ان کا کاکٹیل کیسے بنے گا آپ کے ساتھ؟ دیکھیے ہم نے تو جو پہلا اشتہار نکالا ہے, اس کا پہلا جملہ سندھی میں بولا گیا ہے, تو اس سے تھوڑی سی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اور ہم نے کیا کہا ہے کہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, یہی کہا گیا ہے. اور اوپر سے اتنے بڑے بڑے بل, بھاری بل, یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو ہم تو پورے پاکستان کی جماعت انشاءاللہ ہیں, اور ہم سندھ میں بھی بات کریں گے, پنجاب میں بھی بات کریں گے, کے پی میں بھی کریں گے, بلوچستان میں بھی کریں گے, اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان بھر کے عوام ہماری پذیرائی کریں. ہر پارٹی میں ریٹائرڈ جج اور جنرل آتے ہیں, کیا آپ کی پارٹی میں بھی ریٹائرڈ جج اور جنرل صاحبان آئیں گے؟ کسی کو روکا نہیں ہے, لیکن ابھی تک کوئی ریٹائرڈ جج بھی نہیں ہے اور کوئی ریٹائرڈ جنرل بھی نہیں ہے. نواز ماضی میں چھوڑ چکے ہیں, ارباب غلام رحیم ہو, اپنا سید غوث علی شاہ ہو, لیاقت علی جتوئی ہو, باقی جو اس وقت آپ کے پرانے دوست بھی ہیں, سید شہابند شاہ ہو, یہ لوگ آپ سے رابطے میں ہیں؟ دیکھیے کچھ لوگ مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں, کچھ شاہد بھائی سے رابطے میں ہوتے ہیں, کچھ دیگر دوستوں سے رابطے میں ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے پھر گزارش کری ہے کہ ہم نے کسی سیاستدان کو آج تک پارٹی میں آنے کی دعوت نہیں دی ہے. غیر سیاسی لوگوں کو ضرور البتہ کہا ہے, اور جس سیاستدان نے ہم سے رابطہ کیا ہے, اگر ہماری ان سے بنی ہے تو ان کو ہم نے لیا ہے. ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں, ہم لیکن اگین ہم یہ گزارش یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو جمع نہیں کر رہے, ہم ایک پارٹی بنا رہے ہیں. اس کی ایک سوچ ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک کردار ہونا چاہیے. اگر آپ وہ فٹ کرتے ہیں پارٹی میں تو پارٹی میں آئیے, یہ کلیکشن آف انڈیویجولز نہیں ہے. مختار صاحب, آپ اپنی پارٹی کے باضابطہ طور پر جو منشور ہے, پارٹی کا منشور ہوگا, اس کے بعد میں انتخابات کا منشور ہوگا, اس کا کب اعلان کریں گے, کیا اس لیے پلاننگ کر رہے ہیں آپ؟ لیکن 6 جولائی کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پارٹی کے جو ویژن ہے, پارٹی کی جو سوچ ہے, اس کا ایک ڈاکیومنٹ دے دیں گے. پارٹی کے منشور میں وہ تو وقت الیکشن کے پہلا دیا جائے گا, لیکن پارٹی کا پلان آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک پارٹی کے آئین کا تعلق ہے تو اس میں ہم نے جو چیزہ باتیں ہیں کہ ہر جو آفس بیرر ہوگا وہ صرف 2 ٹرمز کے لیے رہ سکتا ہے, یعنی کہ 6 یا 8 سال, اس کے بعد اس کو ہٹنا ہوگا. ڈائنسٹک پالیسی نہیں ہوگی, نیپوٹزم نہیں ہوگا. اگر شاید عباسی صاحب پہلے صدر بنتے ہیں پارٹی کے, تو اس کے بعد ان کا بیٹا یا ان کی کوئی بیٹا یا بیٹی تو نہیں ہے ان کے اس پہ نہیں آئے گی, کوئی اور انسان آئے گا. آخری سوال یہ ہے کہ مختار صاحب, آپ کی پارٹی کا انتخابی نشان کیا ہوگا, اور اگلے جو عام انتخابات ہوں گے ان میں کیا آپ حصہ لیں گے؟ اب یہ نہیں پتہ مجھے کہ اگلے انتخابات کب ہوں گے, 2-3 مہینے میں ہوں گے تو مشکل ہو جائے گا, کیونکہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ 1 سال لگے گا ہم کو پارٹی آرگنائز کرنے میں. ہم کو اوپر سے کوئی نہیں کر کے دے رہا ہے, ہم خود کر رہے ہیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کے اندر انتخابی نشان تو الیکشن کمیشن کا ثواب دید ہے کہ وہ ہمیں کیا دیتے ہیں, اس میں سے ہم چوز کریں گے. یہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب, جن کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو ہے داغدار نہ ہو, جن کا کردار اچھا ہو. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 6 جولائی سے باضابطہ طور پر اپنی پارٹی کا اعلان کریں گے, اس کے بعد میں اگلی مہم کا آغاز کریں گے. جی مفتاح اسماعیل کی گفتگو آپ نے سنی. ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں کے ساتھ وہ موجود تھے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئی پارٹی کا اعلان 6 جولائی کو اسلام آباد میں کیا جائے گا, اور مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ کہنا ہے ان کا کہ ان کی نواز شریف سے یا پھر شہباز شریف سے کوئی لڑائی نہیں, کوئی اختلافات نہیں ہے. نواز شریف سے اگر کوئی لڑائی یا اختلافات ہیں تو وہ ذاتی نہیں ہے, سیاسی اور نظریاتی ہے. مریم نواز کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے. سندھ میں نواز لیگ کو چھوڑنے والے یا کسی ناراض سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے نواز لیگ کو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے. لیگی باغیوں کا نئی پارٹی عوام پاکستان کا باضابطہ طور پر اعلان کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا.
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेन इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया। अमला 24 घंटों आवाम की सहूलत के लिए सेंटर पर मौजूद होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 570 इमारतें महफूज नहीं है। इसी पर तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अब्दुल रशीद सोलंकी की जानिब से जो है वो खुसूसी हिदायत जारी की गई है। मुमकिन मानसून की बारिशों के स्पेल के तहत जो है वो एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स रेस्क्यू सेंटर जो है वो कायम किया गया है, जो जहां पर बताया जा रहा है कि 24 घंटा जो है वो अमला वो आवाम की मावनत और सहूलत के लिए मौजूद रहेगा। तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को जो है वो आगाह कर दिया गया है कि अपने अपने जोन में जो है वो जिला इंतजामिया के साथ जो है वो राब्तों में रहें, ताकि वो तमाम मकामात को जो कि मखदूश करार दिए गए हैं सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उनको जो है वो महफूज किया जा सके। और वो जो 570 मखदूश तरीन इमारतें हैं जो उनके शहरियों को जो है वो नोटिस जारी करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया, ताकि वो इमारतें जो है वो खाली की जा सके, ताकि बारिश के पेश नज़र खदशात हैं कि वो इमारतें जो है वो ज़मीन बोझ हो सकती है, उनको मुतबादिल जगह जो है वो फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर को जो है वो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से SBCA की जानिब से खत भी अरसाल कर दिए गए हैं। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से सहाफ़ियों की मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से सहाफ़ियों के एक वक्त की मुलाकात हुई है, जिसमें शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत भी की गई है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 2001 में सिटी नाज़िम पावरफुल था, मगर अदारा वफाकी और सूबाई पैकेज का मोहताज था। शहरी अदारों को यकजा करने से शहरी मसाइल हल नहीं होंगे। KMC के जिम्मे 6.5 अरब के कर्जे हैं, जबकि KDA के कर्जों की मालियत कई अरब रुपए है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बदकिस्मती से माजी में किसी मेयर ने रेवेन्यू कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दी। KMC में आखिरी बार 2008 में जमीनों की नीलामी हुई थी। जमीनों की नीलामी के बाद जो है आमदनी का इन्हिसार इस बात पर है कि अपने असासों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। KMC की दुकानों से 180 मिलियन रुपए जो है किराया आता था। हमारा टारगेट 325 मिलियन रुपए है। मेयर कराची ने कहा है कि बोल्टन मार्केट में 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। पार्किंग प्लाजा में 250 गाड़ियां पार्क करने की जो है गुंजाइश होगी। शहर की तनज़्ज़ुली इसलिए हुई है कि हमने अपने अदारों को मुस्तहकम करने के बजाय गैर ज़रूरी भर्तियाँ की हैं। वाटर कॉरपोरेशन में हदफ के मुताबिक 3 अरब रुपए की रिकवरी जो है हासिल नहीं कर पाए हैं। पानी का इस्तेमाल चेक करने के लिए हमने 7 हाइड्रेंट्स पर जो है मीटर लगा दिए हैं। शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए जो है आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इकदाम भी उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। और अनाज़िन, बहरिया टाउन चिड़ियाघर में पैदा होने वाले शेर के 6 बच्चे नुमाइश के लिए पिंजरे में मुंतकिल। शेरनी आर्या अपने 6 बच्चों के साथ सेहतमंद जिंदगी गुजार रही है। आर्या के बच्चों को पैदाइश के 3 माह बाद पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया था। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा नमरा रियासत, जो अब से कुछ देर पहले चिड़ियाघर में मौजूद थी। जी नमरा, बताइएगा। बिल्कुल जी, तारीख में पहली बार अफ्रीकी शेरनी के यहाँ 6 बच्चों की पैदाइश जो सेहतमंद रहे। कराची बहरिया टाउन में इन बच्चों की पैदाइश हुई। दिसंबर 2023 में इन बच्चों की पैदाइश हुई और अब तकरीबन 6 माह के बच्चे हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन शरियार इस वक्त आर्या जो शेरनी का नाम है, जिसकी उम्र जो है इस वक्त 8 से 9 साल है, और उसके छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 5 से 6 माह जो है वो अब हो चुकी है। बच्चों की जब पैदाइश हुई, और ये एक हैरानकुन बात थी तिब्बी माहिरीन के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी कि अफ्रीकन शेरनी के यहाँ 6 बच्चों की एक साथ पैदाइश होना और उनका सेहतमंद रहना और इतनी देर उम्र उनको मिलना जो है वो एक हैरानकुन बात थी। लेकिन उन्होंने उम्र पाई और सेहतमंद रहे। अभी भी वो जो है वो सेहतमंद हैं, और जिस तरह से इनके डॉक्टर ने बताया है कि इनको जो फीड दी जा रही है वो माँ का दूध और उसके अलावा उनको गोश्त भी फराहम किया जा रहा है। जो शुरू के जो 2 माह थे उस वक्त उनको जो है वो सिर्फ मदर फीड पर रखा गया था। उसके बाद 4 से 5 माह की जब इनकी उम्र हुई, उसके बाद उनको जो है मदर फीड के
साथ गोश्त भी दिया जा रहा है, और इस वक्त भी जो है वो मदर फीड के साथ गोश्त ले रहे हैं। और जो उनकी माँ आर्या, जिसका नाम जो है वो मुकर्रर किया गया है, वो उसको भी जो है वो तकरीबन रोज़ाना 8 से 10 किलो गोश्त जो है उसकी फीड है, और उसको भी जो है वो सेहत बख्श उसको खुराक मुहैया की जाती है ताकि बच्चे भी सेहतमंद रहें। और यही एक बड़ी वजह जो डॉक्टर की जानिब से बताई जा रही है कि सेहतमंद माहौल फराहम करना और शेरनी को ऐसा माहौल फराहम करना कि उसको जंगल जैसा माहौल मिले। और अब उनको यहाँ पे रखा गया है कि लोग यहाँ बहरिया टाउन ज़ू में जो है डैन ज़ू में विज़िट करते हैं और उनको देखते भी हैं, और इस वक्त भी हमें खेल कूद करते हुए ये सेहतमंद बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जी, अब आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी के बायस आंखों के अमराज में इजाफा, बच्चे हों या बड़े सभी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स ने शहरियों को इस मौसम में एहतियात का मशवरा दे दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत, आंखों के अमराज बढ़ने लगे। शहर काहिद में शदीद गर्मी का राज, क्लिनिकों और अस्पतालों में आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों की आमद शुरू। डॉक्टरों ने सूरत हाल पे तशवीश का इजहार कर दिया। डायरेक्टर आई बैंक अस्पताल डॉक्टर काजी वासिक कहते हैं, गर्म मौसम में गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना है तो धूप से बचाव के मियारी चश्मे लगाएं। आंखों में तकलीफ की सूरत में फौरी माहिर डॉक्टर से राब्ता करें। आपके पास मियारी धूप का चश्मा नहीं है जो कि इंफ्रारेड लाइट को रोकता हो, तो वो बजाय फ़ायदे के वो नुकसान पैदा करता है। होता यह है कि आप काले चश्मे के इस्तेमाल से आँखों को जो है ठंडक पहुँचाने के लिए आपकी आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, और जब वो फैलती हैं तो जो इंफ्रारेड रेज हैं वो आंखों के पर्दों को डैमेज करती हैं। तो इसलिए मियारी चश्मा होना ज़रूरी है कि जो इंफ्रारेड रेज को कट कर सके। अमराज चश्म के तबीबों का कहना है कि गर्म मौसम में आंखों को अमराज से बचाने के लिए एहतियात ही सबसे अहम असूल है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमें नौकरियां ढूंढनी नहीं बल्कि पैदा करनी है। HEC के दफ्तर के दौरे पर बोले कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही डिजिटलाइज करेंगे। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुँचे हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर, तो आला हुक्काम ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर को खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन ट्रेन हो रहा है। तलबा तंजीमें नई क़यादत पैदा करने का जरिया है। मैं ये समझता हूँ कि जदीद दुनिया के जो तकाज़े हैं वो उसको सामने रखकर और उनकी मदद लेकर अगर हम एक साल की भी कोशिश करा दें तो पाकिस्तानी नौजवान जाकर उन डेवलप कंट्रीज़ को देख लेंगे, उनके निज़ाम तालीम को देख लेंगे, उनके तरीक़ों को देख लेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आने वाले दौर में दुनिया के बहरान को पाकिस्तान ही कम कर सकता है। नए दौर में तालीम की सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब तक पूरा पाकिस्तान बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुँच के नहीं आएगा। पाकिस्तान में ऐसे तमाम चीज़ें जिससे कि तब्दीली आने का कोई इम्कान बनता हो, उसको तब्दील कर दिया जाता है। मैं मेडिकल कॉलेज में जब आया था तो पाकिस्तान का आखिरी तलबा इलेक्शन मैंने देखा था, उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर आमद पर वफाकी वजीर को अजरक और सिंधी टोपी पेश की गई। कैमरामैन फरहान खान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन बदर इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर में अहम शुमार की जाने वाली मार्बल की सनद 70% तबाह हो चुकी है। हम तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगी बिजली पर मार्बल इंडस्ट्री ने खदशात का इजहार कर दिया। ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के बानी चेयरमैन बदर इकबाल का कहना है कि बिजली की होशरुबा कीमतें कारोबारी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। कारोबार पहले ही नहीं, ऐसे में हुकूमत बिजली के बिलों की मद में ताजिरों पर मजीद बोझ डालती जा रही है। अब ताजिरों के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना और अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। मार्बल की सनत 70% पहले ही तबाह है। बिजली की नई कीमत से 30% इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर पहुँच जाएगी। 70% बंद हो चुकी है, अब मजीद 30% ये और भी बंद हो जाएगी। और क्या होगा? हम लोग तो मजबूर होते चले जा रहे हैं कि सिसक से मरने से बेहतर है हम ये सारा बंद करके जो है गवर्नमेंट को ही चाबियाँ दे दें कि भाई अब आप खुद ही निकाल लें, इसमें से टैक्स कैसे निकाल सकते हैं। बिजली महंगी होने के ऊपर तो असर ऐसा पड़ रहा है कि हमें अपने कारखाने छोड़ना पड़ रहे हैं।
यकीन माने इस मार्केट के तकरीबन आधे से कारखाने सिर्फ किराए के ऊपर हैं। जो किराएदार हैं उनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे। मार्बल के ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चेयरमैन पाकिस्तान अप्रैल फॉरम के बजट में एक्सपोर्टर्स पर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। जावेद बलवानी कहते हैं लग रहा है कि मुल्क दुश्मनी हो रही है। बैंक्स, IPPs और ज़रूरी शोबे पर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया, सिर्फ एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात में डाला जा रहा है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। एक्सपोर्टर्स की वफाकी बजट में टैक्स पर शदीद। पाकिस्तान अप्रैल फोरम के चेयरमैन जावेद बिलवानी का कहना है कि बजट में एक्सपोर्ट पर मुजवजा टैक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। एक्सपोर्टर्स टैक्स पर शदीद परेशानी में मुब्तला। सबका यही सवाल है कि आगे क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि मुल्क दुश्मनी हो रही है। अब तो ये हाल है कि टेक्सटाइल के अलावा मुझे मीट एक्सपोर्टर्स ने फ़ोन किया, राइस एक्सपोर्टर्स ने फ़ोन किया, कारपेट एक्सपोर्टर्स ने फ़ोन किया, सर्जिकल ने फ़ोन किया, स्पोर्ट्स गुड्स ने फ़ोन किया, लेदर गारमेंट ने फ़ोन किया। तमाम सेक्टर बल्कि ऐसा बाकायदा रोने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। ये बाकायदा को ऐसा लग रहा है कि मुल्क दुश्मनी को की जा रही है। जावेद बिलवानी ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत एक्सपोर्ट तबाह करना चाहती है। नफा हो या नुकसान, दोनों सूरतों में एक्सपोर्टर्स 1% टैक्स एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर अदा करता है। पहले फिक्स टैक्स रिजीम था, अब बजट में नॉर्मल टैक्स रिजीम आयद करने जा रहे हैं। कहा कि सिर्फ एक्सपोर्टर ही क्यों नजर आते हैं, हुकूमत बजट में IPPs और ज़रूरी शोबे पर टैक्स क्यों नहीं लगाती। इनको ये समझ में नहीं आता कि बैंक्स ने कितना पैसा बनाया, नजर नहीं आता इनको बैंकर्स ने कितना पिछले 2-3 साल में पैसा बनाया। इनको ये नजर नहीं आता IPPs ने कितना पैसा बनाया। इनको ये नजर नहीं आता एग्रीकल्चरिस्ट कितना पैसा बनाते हैं। इनको ये नजर नहीं आता कि रियल एस्टेट वाले कितना पैसा बनाते हैं। इनको ये नजर नहीं आता बिल्डर्स कितना पैसा बनाते हैं। इनको एक्सपोर्टर नजर आते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं। जावेद बिलवानी बोले मुल्क भर में टेक्सटाइल सेक्टर ने वफाकी बजट में इक़दामात पर बैनर्स लगा दिए हैं। अब मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अगर हुकूमत फिर भी ना मानी तो इंडस्ट्री दूसरे ममालिक मुंतकिल हो जाएगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। ईद की तातीलात के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोज़ का कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स 2103 पॉइंट्स इजाफे से 78,800 पर बंद हुआ। इंडेक्स में पहली बार 80,000 की बुलंद तरीन सतह भी देखी गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। की बड़ी खुशियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा इजाफा। ईद की तातीलात ख़त्म हुई तो मार्केट में सिर्फ 2 रोज़ कारोबार हुआ, लेकिन सरमाकारों की दिलचस्पी ने मार्केट को नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2103 पॉइंट्स इजाफे से 78,810 पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 3163 पॉइंट्स की बड़ी रेंज में ट्रेड हुआ और इंडेक्स 80,059 की बुलंद तरीन सतह तक रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि बजट में स्टॉक मार्केट पर कोई मजीद टैक्स आयद ना होने पर सरमाकार सरगर्म रहे। वफाकी बजट में टैक्स अहदाफ के लिए इक़दामात के बाइस IMF से नए प्रोग्राम मिलने की राह हमवार हो रही है। देखिए इंडेक्स तो ऊपर जाता जाएगा, लेकिन वही वाली बात है कि इन्वेस्टर जो स्क्रिप्ट्स ले रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। उसको इन्वेस्टर को खुद एनालाइज करना है और रिसर्च करनी है और होमवर्क करना है। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि ट्रेंड बेहतरी की तरफ से, अनलेस कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं आ जाती इंटरनेशनल फ्रंट से कहीं से, तो फिर तो मुझे लगता है मोमेंटम में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन करेक्शन मार्केट में आती रहेगी, तो करेक्शन भी देखते रहे, प्रॉफिट टेकिंग भी साथ में करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 41 अरब 15 करोड़ रुपए मालियत के 92 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 231 अरब इजाफे से 10,409 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए